हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉय मेथड। गॉय मेथड में हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट की थी, इसे कहेंगे ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी आप काई जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एक होती है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसे काई एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और काई एम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? काई एम इक्वल्स टू द काई जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ये भी आपका 1.5 मार्क का क्वेश्चन है, ये कल हमारा रह गया था, तो आप इसको आज नोट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी को परिकलित करने का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज द काई एम? काई एम इज द मोलर मैग्नेटिक and what is the chi g? Chi is the gram magnetic susceptibility. What is the capital M? Capital M is the molecular mass of the substance. ठीक है, तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि काई एम में और काई जी में क्या डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस है? बस यहाँ पर कैपिटल एम का ही डिफरेंस है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज द फैराडे मेथड। फैराडे मेथड में भी क्या किया जाता है? यहाँ पर भी पदार्थ लिया जाता है। पदार्थ को एक बार मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में तोला जाता है और एक बार मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में तोला जाता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस यहाँ पर है कि वहाँ पर आपने जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट किया तो वो आपने कैलकुलेट किया डिफरेंस इन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर आप जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हम करेंगे फोर्स के एस्पेक्ट में, कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसके एस्पेक्ट में किस तरह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट किया जाए। यानी इसका जो प्रिंसिपल है बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब ये फैराडे प्रिंसिपल या फैराडे मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी हमारे पास में सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम एक सैंपल ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसे मैग्नेट लगाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह का यहाँ पर बनाया जाता है जिससे इस एरिया में यूनिफॉर्म H0 डेल H अपॉन डेल X या डेल काई मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? ये एरिया ऐसा बनाया जाता है, मैग्नेट की जो शेप जो है वो भी इस तरह से ली जाती है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म तो ये सब्सटेंस
जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, जहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर इसका वेट जो है इस इलेक्ट्रिक बैलेंस की हेल्प से वे कर लिया जाता है। यहाँ पर अब क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक बैलेंस ले रहे हैं। तो इस सब्सटेंस का जो वेट जो है ये W1 आएगा इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और W2 आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर W1 और W2 के अंदर जो डिफरेंस जो है वो किस वजह से है, वो है F की वजह से, क्योंकि सब्सटेंस जो है एक फोर्स फील कर रहा है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं वहाँ पर, और चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो आकर्षित कर रही हैं या प्रतिकर्षित कर रही हैं। उसी के आधार पर जो सब्सटेंस जो है वो एक फोर्स फील करता है, और ये फोर्स जो है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। और अगर हमें ये फोर्स पता हो तो हम उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हैं जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें पता होती है। स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द मर्करी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है ये होती है 16.44 इंटू 10⁻⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, तो इस सब्सटेंस के लिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी है। तो ये सब्सटेंस जो है एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस की फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें पता है। अब दूसरा काम क्या करना है कि इस सब्सटेंस की एक निश्चित अमाउंट, यानी एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट हम लोगों ने ले ली, और उतनी ही अमाउंट हम लेंगे एक अननोन सब्सटेंस की। ओके, और फिर क्या करेंगे, उस अननोन सब्सटेंस को भी इस सैंपल ट्यूब में लेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, और फिर हम उसका वेट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उसकी वेट की डिफरेंस की हेल्प से हम वहाँ पे F जो है F निकाल लेंगे। और इस सारे प्रोसीजर में इस कॉम्प्लेक्स के लिए सेम प्रोसीजर ही अप्लाई होगा जो हमने अननोन के लिए किया, वो ही स्टैंडर्ड के लिए प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है दोनों के लिए कॉमन रहेगी। ओके, यहाँ पर जो x जो है वो डायरेक्शन को बताता है कि यहाँ पर जो हमने सब्सटेंस लिया है वो x डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स को फील कर रहा है। तो जब हमने सेम अमाउंट का सब्सटेंस लिया, सेम अमाउंट का ही स्टैंडर्ड लिया, ठीक है, उसके ऊपर सेम ही यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें एक फॉर्मूला, एक न्यू फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ द FS, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, इज इक्वल्स टू द फोर्स। किसके इक्वल होता है, पहले शायद मैंने आपको बताया नहीं ना, एक तो मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है वो वेट की डिफरेंस के इक्वल होता है, और एक F जो है वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा मास, जो भी हमने मास सब्सटेंस लिया है उसका मास क्या है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, और उसके ऊपर कैसा फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से F जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड के लिए और सिंपल के लिए सेम रहेगा, और जब ये सेम रहेगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। हम दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना ही लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, F
स्टैंडर्ड कि स्टैंडर्ड ने कितना फील किया, जो उसका यहाँ पर क्या था ms था, और ये हो जाएगा काई s। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, स्टैंडर्ड के लिए हो गया। यहाँ पर ये लिख भी लेते हैं, फॉर स्टैंडर्ड सब्सटेंस। फिर लिख लीजिए आप फॉर अननोन सब्सटेंस। अब अननोन सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, FU इक्वल्स टू द MU काई U H0 डील H अपॉन डील X। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हम लिखते हैं FS अपॉन MS काई S इक्वल्स टू द H0 डील H अपॉन डील X। इक्वेशन नंबर 3rd। देन FU अपॉन MU काई U and H0 deal H upon deal X, and this is the equation number 4th. ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिखना है, F लिखना है, फिर आपने फॉर स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए इक्वेशन लिख देनी है, फिर आपने लिख दी अननोन सब्सटेंस के लिए इक्वेशन। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3rd और 4th के अंदर दोनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th FS upon MS chi S equals to the FU MU and chi। ओके, तो अब ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द अननोन सब्सटेंस। ये तो अब हमें पता ही है कितनी होती है, 16.44 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता है। फोर्स हम इसका निकाल ही लेंगे, एक बार अप्लाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और एक बार उसकी एब्सेंस में मास भी हमने उसका लिया है। तो अब हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, काई यू इक्वल्स टू द, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू, ये यहाँ पर गया और ये एफ एस नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, एफ एस हो गया, ये अब ऊपर चला जाएगा, एम एस काई एस, और ये क्या हो जाएगा, एम यू यहीं का यहीं पे। तो इस तरह से अननोन सब्सटेंस के लिए आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये वाला छोटा सा डेरिवेशन। अब ये जो काई यू जो है ये क्या है, इट इज़ द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पर भी अगर हम इसे ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, काई यू इक्वल्स टू द काई जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। And what is the capital M? Capital M is the molecular mass of the substance. This is the chi M and this is chi U. Okay, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। What is the chi M? मैं लिख ही देती हूँ। That is the molar magnetic susceptibility and this is the specific
magnetic susceptibility. And what is the M? Capital M is the molecular mass of the substance. तो इस तरह से आप मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या रहा, दोनों के अंदर हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वे किया, एक बार उसकी एब्सेंस में किया, एक बार उसकी प्रेजेंस में किया, फिर उनका डिफरेंस देखा। दोनों में ही मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, यानी सब्सटेंस जो है एक फोर्स को फील कर रहा है। तो ये इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। अब इनके अंदर बेटर कौन सा है, तो इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो फैराडे मैथड इज़ मोर बेटर देन द गोई मैथड। अब गोई मैथड से फैराडे मैथड अच्छा क्यों है, ये भी आप लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप समझिए कि क्यों अच्छा है। Faraday method is more better than the Gouy method because in this method we are using in milligrams of the amount of substance, whereas in the Gouy method we are taking in grams amount of unknown substance, यानी कि यहाँ पर मिलीग्रामों के अंदर पदार्थ की मात्रा ली जाती है और वहाँ पर ग्रामों के अंदर पदार्थ की मात्रा ली जाती है। तो जहाँ पर थोड़े से सैंपल से ही काम चल जाए तो वो मेथड हमेशा ही बेस्ट मेथड होता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट में अब आप क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि जब हमने वहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करते थे, जबकि यहाँ पर तो मोलर ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट हो रही है, यानी वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकलती है। यहाँ पर कैसी ससेप्टिबिलिटी निकलती है, वॉल्यूम। आपने यूनिट देखी थी, यूनिट में मैंने क्या बोला था, जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया था ट्रांजिशन मेटल का, मर्करी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए काई की वैल्यू, जिसको हम काई एस बोल रहे थे, कितनी थी, उसके लिए वैल्यू थी 16.44 × 10⁻⁻⁶। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब पर मोल का मतलब है कि फैराडे मेथड में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिजल्ट आता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, और वॉल्यूम जो होता है वो जो भी सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी से रिलेट करेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। और जो डेंसिटी जो होती है वो सब्सटेंस की पैकिंग के साथ में रिलेटेड है, कि सब्सटेंस में किस तरह की पैकिंग हो रही है ना। आपको पता है सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप की पैकिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर अभी हम पैकिंग्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरह की पैकिंग होती है, और उस पैकिंग जो है, वो जो पैकिंग जो हो रही है उसका भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। सो फैराडे मैथड इज़ मोर बेटर देन द गॉय मैथड, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप इनको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।